नमस्कार, स्वागत है आप सबका आवाज इंडिया टीवी में। मैं हूं प्रदीप शर्मा और आज देख रहे हैं आज की आवाज। आज की आवाज में आज हम चर्चा करेंगे बीजेपी सेठ जी की भट्ट जी की पार्टी, जिसको खुद एनसीपी नेता अजीत पवार ने कहा। सोलापुर में एक सभा के दौरान अजीत पवार ने कहा कि बीजेपी जो है सेठ जी और भट्ट जी की पार्टी है। जब से सत्ता में आई है तब से सेठ जी और भट्ट जी की चांदी चांदी है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। जिस तरीके से बात की जाए, किसी सभा के दौरान अगर इस तरह का बयानबाजी होता है, क्योंकि आज बीजेपी सत्ता में है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि बीजेपी जो है बहुजन जो चेहरे हैं जिन्होंने पार्टी को आगे लाया था, शायद उनको भूल चुकी है। और जब वोट का समय आता है, जब चुनाव आता है, तब बीजेपी को बहुजन चेहरे याद आते हैं, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो स्टूडियो में मेहमान हैं, हम उनसे आपका परिचय कराते हैं। सबसे पहले परिचय कराते हैं प्रशांत धुमाल से, जो कांग्रेस से हैं। उनका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। दूसरे मेहमान हमारे पृथ्वी मस्के जी हैं, जो संघर्ष संगठना से हैं। इन दोनों मेहमानों से हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से एक पार्टी की अगर बात की जाए तो एनसीपी के नेता के साथ साथ पूर्व महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे अजीत पवार, और उन्होंने जिस तरीके से एनसीपी की अगर हम बात करें तो परिवर्तन मेलावा चल रहा है। परिवर्तन मेलावा के दौरान उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए सोलापुर में कहा कि बीजेपी साफ तौर से ये जो है बड़े लोगों की पार्टी है, भट्ट जी और सेठ जी की पार्टी। सेठ जी की ये बात की जाए तो बड़े जो उद्योगपति हैं उनकी, और भट्ट जी से ब्राह्मण और ठाकुर, ये तमाम उच्च वर्ग के। जी क्या कहना चाहेंगे अजीत पवार के इस बयान को लेकर? पृथ्वी मस्के जी क्या कहना चाहेंगे? ऐसा एक बात की जाए, सभा के दौरान इस तरह का बयान दिया जाता है कि बीजेपी सेठ जी भट्ट जी की पार्टी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अजीत पवार जी 15 साल सत्ते में थे, उस वक्त उनको समझा नहीं। उद्योगपति या पैसे वाले लोग क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में नहीं थे? आज उनके ही पार्टी के एक मंत्री जो पहले उप मुख्यमंत्री थे, उन पे 2500 करोड़ का घोटाला का आरोप है। आज वो अंदर बैठे हैं। वो किसकी पार्टी थी? अब जातिवादी ब्राह्मण पार्टी है तो क्या हुआ? ब्राह्मण पार्टी कहते हैं, क्या बीजेपी में दूसरे इतर जाति के लोग नहीं है क्या? लेकिन मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं बीजेपी का समर्थन नहीं करता हूँ। पर आज के जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। उन पे कोई भी इल्ज़ाम नहीं है और काफ़ी कम उम्र से वो अनुभवी है, वो महापौर रह चुके हैं और उन्होंने अपनी मेहनत से अपना काम किया है। आज महाराष्ट्र की जो स्थिति है, आज मैं मानता हूँ कि स्थिति उतनी थोड़ी नाजुक है, परंतु जब राष्ट्रवादी कांग्रेस की सत्ता थी 15 साल तक, उस वक्त उन्होंने क्या किया? भ्रष्टाचार के अनेक आरोप, उनके अनेक मंत्रियों पे आरोप थे, कांग्रेस के मंत्रियों पे आरोप थे, और उनकी इंक्वायरी चल रही है। खुद अजीत दादा पवार पे कई हजार करोड़ का घोटाले का आरोप है। तो बीजेपी पार्टी को ब्राह्मण की पार्टी या पैसे वालों की पार्टी किस हक से कहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। बिल्कुल किस हक से कहते हैं, क्योंकि आज अगर पार्टी की हम बात करते हैं तो सभी पार्टियों में लोग हैं, सभी उद्योगपति हैं। ऐसे में जिस तरीके से बात की जाए, हम अपने इस प्रोग्राम में बीजेपी प्रवक्ता को भी इनवाइट किए थे, लेकिन वो नहीं आए। लेकिन जिस तरीके से प्रशांत जी मस्के साहब ने सवाल खड़े किए हैं कि जब कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी तब भी उसमें भी उद्योगपति और बड़े सवर्ण के लोग थे, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल थे और होने भी चाहिए। इस देश ने जिस तरह का संविधान अपनाया है, जिस तरह के लोगों को सभी सर्वसमावेशक सभी लोगों को साथ में ले जाकर काम करने की चाह रखता है इस देश, और पिछले अनुभवों से, पिछले शतक के कुछ गलत चीज़ों से सीखकर हम पिछले 67 ईयर्स में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पक्ष की सरकार इस देश में ज़्यादातर साल थी, महाराष्ट्र में ज़्यादातर साल थी, और हमने सभी लोगों को साथ में लेकर इस देश का, इस राष्ट्र का विकास करने की जी तोड़ यहाँ पर मेहनत की कोशिश की। पिछले 2.5 साल में आप अगर देखें तो इस प्रक्रिया को कहीं तो रोका गया है। अजीत पवार जी ने एक विशिष्ट वर्ग के बारे में टिप्पणी की है, वो बहुत सीनियर लीडर है, शायद एक विशिष्ट वर्ग के बारे में उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, मगर पिछले 2.5 साल में बीजेपी की सरकारें महाराष्ट्र में और केंद्र में आने के बाद में हम जो चित्र देख रहे हैं, हम जो जिस तरह से पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाली अलग अलग नीतियां, अलग अलग चीज़ें इस देश में हो रही है, उसी तरह से पिछड़े समाज को, जो समाज कमज़ोर है, ऐसे लोगों के ऊपर अत्याचारों में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, मैं जानता हूं कि हर समाज में, हर तबके के लोगों में इस तरह के अल्पसंतुष्ट लोग होते हैं, मगर कांग्रेस की सरकार होते हुए, कांग्रेस जैसे सेक्युलर विचारों को मानने वाली की सरकार होते हुए इन जैसे तत्वों के ऊपर, इन जैसे लोगों के ऊपर अंकुश रखने का काम पंतप्रधान और उस देश, उस राष्ट्र के, उस राज्य के प्रमुखों को करना चाहिए था,
जो काम ये 2.5 साल में नहीं हो रहा है, इसी वजह से इस तरह की बातें की जा रही है। प्रशांत जी, उन्होंने एक सवाल ये भी खड़ा किया है कि जिस तरीके से बीजेपी के जो बहुजन नेता थे, उन्होंने कुछ नेताओं के नाम को लेकर भी कहा और साथ ही उन्होंने कुछ और नेताओं के भी नाम लिए हैं जो इस समय उन्होंने साफ तौर से आरोप लगाया कि वो चांदी काट रहे हैं। यानी चांदी काटना, यानी कि उनका जो है दबदबा पार्टी में। मस्के साहब, किस तरह से क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि बीजेपी बहुजन चेहरे को पीछे कर रही है? देखिए, मैं आपको बीजेपी के बारे में कहना चाहूँगा। बीजेपी जो पार्टी है, मुझे लगता जो पहले बीजेपी थी, आज उस बीजेपी में फ़र्क आ गया। पर जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, हमको काफ़ी गर्व था कि हमारे पंडित नेहरू जी ने कहा था कि मुझे गर्व है कि ऐसा लड़का इस देश में पैदा हुआ है, ये देश है। परंतु अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जैसे अच्छे लीडर्स और सुषमा स्वराज जैसे अच्छे लीडर्स बीजेपी में काफ़ी थे। परंतु जब से मोदी सरकार आई, उसके बाद आप देखिए सिर्फ 4 या 5 लोग रूल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, अरुण जेटली जी, स्मृति ईरानी, इनके पास ही पार्टी का कंट्रोल है, और अमित शाह और राजनाथ सिंह जी। ये 5 के अलावा सुषमा स्वराज जैसी महान लीडर को पीछे छोड़ दिया। आप कल परसों या आज की खबर है, रीटा बहुगुणा, जो कांग्रेस ने उनको काफ़ी कुछ दिया है, इतना देने के बाद उनको लाइफ टाइम उनका एहसान मनाना चाहिए, वो आ जाती है बीजेपी में। क्या उनका सेटलमेंट हुआ पता नहीं। रीटा बहुगुणा ये कहती है कि मैं जनहित में, लोगों के काम के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए आई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है उनका बीजेपी में जाने से पब्लिक को क्या फ़ायदा होगा। उनको ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि वो जानती है आने वाले कई वर्ष तक कांग्रेसी सरकार आना मुश्किल है। उनको सत्ता की भूख है, इसलिए खुद के फ़ायदे के लिए वो बीजेपी में गई है और सत्ता में रह के अपना काम करवाएगी। बिल्कुल, सत्ता में रहने की भूख सबको होती है और इस पर भी चर्चा करेंगे कि दल बदलते क्यों हैं लोग। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो अजीत दादा पवार ने एक और स्टेटमेंट दिया है जो दल बदलने को लेकर दिया है। विधायकों, सांसदों और पार्षद तक को उन्होंने एक उपमा दी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बीजेपी सेठ जी भट्ट जी की पार्टी में। इस पर आज हम विशेष चर्चा कर रहे हैं, जिसको लेकर लगातार हमने बीजेपी के प्रवक्ता से कांटेक्ट किया, उन्हें इनवाइट किया, लेकिन वो इस शो में नहीं आए। लेकिन चर्चा जारी है। चर्चा में हम पृथ्वी मस्के साहब से जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर अजीत पवार ने कहा, सोलापुर में सभा के दौरान कहा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों जो है, स्वाभाविक सी बात है, साहू फूले अंबेडकर जी की जो विचारधारा थी उसको भूल चुके हैं। और उन्होंने साथ ही ये कहा, जब हम बचपन में थे तब से हमने सुना है कि बीजेपी जो है सेठ जी और भट्ट जी की पार्टी है। क्या कहना चाहेंगे, क्या वास्तव में साहू जी फूले की जो विचारधारा थी वो महाराष्ट्र में आपको क्या लगता है कि वो बिसराई जा चुकी है बीजेपी द्वारा? देखिए, अजीत पवार जी का अपना स्टेटमेंट होगा, सत्ता के बाहर जाने के बाद उनको सहन नहीं हो रहा है, क्योंकि सत्ता की इतनी आदत थी उनको। 15 साल से वो लगातार सत्ता में थे। बीजेपी पे क्या इल्जाम लगा रहे वो उनका व्यक्तित्व है। परंतु आज नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की जो छवि है देवेंद्र फडणवीस से, उससे जनता खुश है, लोग खुश है, लोगों के काम बराबर हो रहे, भ्रष्टाचार कम हो रहा है, डिजिटल इंडिया हो रहा है। काफ़ी चीज़ों में उन्होंने सुधारने की कोशिश की है और धीरे धीरे वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। आज मेट्रो का भी एक प्रकल्प दहीसर से लेकर थाने साइड में एक अच्छा प्रकल्प उन्होंने शुरुआत करने का जा रहे हैं, तो एक अच्छा काम कर रहे हैं खास करके मुख्यमंत्री जी। और जो देखिए उन्होंने तुरंत एकनाथ खड़से जैसे लोग, उनके पर आरोप था, इमीडिएटली उन पर कार्रवाई की, उनको बाहर निकाला। उनको काफ़ी इंटरनल डिस्टर्बेंस आ रहे, परंतु नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री की छवि काफी साफ है, ये हम देख सकते हैं। बिल्कुल, छवि काफी साफ है। प्रशांत जी क्या कहना चाहेंगे कि मस्के साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से जनता खुश है, उन्होंने जो है छवि साफ सुथरी रखी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस चीज से बिल्कुल मतलब ये चीज नहीं मानने को तैयार हूं कि पंतप्रधान से और मुख्यमंत्री से लोग खुश है। अगर लोग खुश होते, आप पंतप्रधान जी का काम देखें, किसके लिए काम हो रहा है। अगर हम देखेंगे, अडानी जी को जमीनें दी जा रही है, रिलायंस के तेल के कुओं के लिए, रिलायंस का तेल के व्यापार के लिए
जागतिक स्तर पर अगर क्रूड ऑयल के रेट गिर रहे हैं, फिर भी यहाँ पर क्रूड ऑयल के रेट या कच्चे तेलों के या तेलों के दाम यहाँ पर हिंदुस्तान में बढ़ाए जा रहे हैं, भारत में बढ़ाए जा रहे हैं। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये किस तरफ, किस दिशा में ये लोग जा रहे हैं। ये पूंजीपतियों को डायरेक्ट फायदा पहुंचाने वाली बात है। उसके बाद में अगर हम देखें तो एक समाज को टारगेट कर एक समाज के ऊपर आक्रोश या रोष रखकर हम लोग अखलाक की बात देख सकते हैं, या विद्यार्थियों के साथ में जो जेएनयू में हुआ है, जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में विद्यार्थियों के साथ में, पिछड़े समाज के लोगों के साथ में जो अत्याचार अन्याय हो रहा है, इस वजह से जो ये बात अजित पवार जी ने कही है, मैं चाहता हूं कि एक किसी समुदाय के बारे में न बोला जाए, मगर फिर भी कहीं ना कहीं तो हमें जो दिखाई दे रहा है पिछले 2.5 साल में, वो उसी दिशा में ये लोगों के कदम जा रहे हैं। बीजेपी के और बीजेपी की केंद्र सरकार के और महाराष्ट्र की राज्य सरकार के कदम उसी दिशा में जा रहे हैं। हम अगर देखें कि साफ छवि देखकर हम चल रहे हैं। इन्होंने किसे दूर किया है मंत्रिमंडल से? एकनाथ खड़से को। उसी दौरान, उसी वक्त अनेक और मंत्रियों के ऊपर गंभीर आरोप हुए हैं, जैसे चिक्की घोटाला हुआ था, जैसे फेक डिग्री का घोटाला हुआ है। उन लोगों की, मैं जात पात के ऊपर नहीं जाना चाहता हूं, किसी की जात के ऊपर मैं टारगेट नहीं करना चाहता हूं, मगर वो लोग कौन थे, उन्हें क्यों बख्शा गया? अगर इतनी ही साफ छवि थी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की, तो सिर्फ एकनाथ खड़से क्यों? और 5 मंत्री हैं जिनके ऊपर आरोप हुए हैं, उन्हें भी निकालना चाहिए था। पर वो एक विशिष्ट समाज से आ रहे हैं, विशिष्ट वर्ग से आ रहे हैं, इसीलिए उनको बख्शा गया क्या? ये सवाल मैं आज मुख्यमंत्री, आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री को पूछना चाहता हूं। और आज अगर हम पंतप्रधान की बात करें, लोग खुश हैं। आज हम देख सकते हैं कि जो रिलायंस जियो लॉन्च हुआ है, अगर हमारे देश का चैनल, हमारे देश का एक बीएसएनएल और एमटीएनएल जैसी कंपनी ये सुविधा दे रही है, उसके किसी एडवर्टाइजमेंट बोर्ड के ऊपर पंतप्रधान का चेहरा नहीं दिख रहा है, मगर जियो के एक फ्रंट पेज एडवर्टाइजमेंट में पंतप्रधान जी का चेहरा दिख रहा है। तो इससे साफ तौर पे ये संदेश जा रहा है लोगों के बीच में कि ये पंतप्रधान सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं प्रशांत जी, आप भी अजीत पवार जी के स्टेटमेंट का समर्थन करते हैं? मैं उनकी पूरी तरह से स्टेटमेंट जो उनकी है, आप 2 शब्दों की बात करें तो वो 2 शब्दों के ऊपर मैं समर्थन नहीं करूंगा, मगर हां, उस समाज के कुछ लोग थे जिनको इस देश की सर्वसमावेशक नीति पसंद नहीं थी। ये देश में सभी तरह के, सभी तबके के लोगों को इज्जत मिले, सम्मान मिले, ये पसंद नहीं था। उन जैसे लोगों को, अल्पसंतुष्ट लोगों के पीछे अगर बीजेपी सरकार खड़ी रहती है, तो हां, मैं बीजेपी की और बीजेपी के केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो कुछ भूमिकाएं हैं, वो उन लोगों के साथ खड़े होने की भूमिका है, इसीलिए मैं उस चीज का यहां पर निषेध करता हूं। मस्के साहब, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ प्रशांत जी ने कहा कि बीजेपी जो है पूंजीपतियों का जो है समर्थन कर रही है, जैसे उन्होंने एक उदाहरण के साथ भी कहा कि जियो के प्रचार के ऐड पर जो है पीएम साहब का फोटो लगता है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहते हैं कि अजीत पवार जी के 2 शब्द सेठ जी और भट्ट जी का जो है हम जो है निषेध भी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आखिर एक तरफ तो पूंजीपति, अगर हम बात करें तो सेठ जी में पूंजीपति, उद्योगपति, ये सब आ जाते हैं। देखिए, मुकेश अंबानी की जिसकी आप बात कर रहे हैं, जियो की, वो कांग्रेस के वक्त भी वो काफ़ी पावरफुल थे, काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट उनको ही मिले। आज उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और कंपनी जो गवर्नमेंट की कंपनी खरीदी है, इनके मालिक बन गए, वो कांग्रेस के राज में हुए। उस वक्त कांग्रेस को नहीं नजर आया। आज बीजेपी जो कर रही है, ठीक है, आज सब उनके साथ ही काम कर रहे हैं। आज मैं बीजेपी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, पर आज पार्टी लोग है, वो आज हमारी सरकार ही ये लोग चला रहे, फैक्ट तो ये है। और इनका हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आज इतना पावरफुल है। आज जो मीडिया है, आज मेरे कैसे मैक्सिमम मीडिया के मालिक ही अंबानी है। लोगों की बात आज एक्चुअल बात कहां तक पहुंचेगी? जो इनको दिखाना है वही दिखता है, हम समझते हैं। परंतु जहां तक भ्रष्टाचार का मामला है, मैं ये कहना चाहूंगा, जो भ्रष्टाचार उस वक्त था, उसमें काफी कंट्रोल किया है, वो काफी कंट्रोल में आया है। और आज लोगों की बातें मंत्रालय में जब एक आम आदमी जाता है तो उनको सुना जाता है, उनका काम किया जाता है। इसके पहले ऐसे नहीं था, उसके पहले लोग जाते थे परंतु फाइलें दबी रहती थी, काम नहीं होता था। आज मुख्यमंत्री जी काफी फास्ट काम कर रहे हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। हम एक साधारण, एक आम जनता के हिसाब से दोनों सरकार को यदि मिलाया, 15 साल का राज्य और 2 साल के राज्य में, 2 साल के राज्य में काफी काम कर दिया, जो 15 साल में कांग्रेस और एनसीपी नहीं कर सकी थी। बिल्कुल, मस्के साहब का साफ तौर से कहना है कि अगर हम
दोनों सरकारों का कंपेयर करें, दोनों सरकारों का अगर हम देखें समानता में, तो बीजेपी सरकार ने 2.5 साल में कुछ ज्यादा ही काम किया है, भ्रष्टाचार मुक्त किए। लेकिन वहीं जिस तरीके से अजीत पवार के बयान की अगर हम बात करें तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि बीजेपी जो है सेठ जी और भट्ट जी की पार्टी है, जिससे जो बड़े उद्योगपति हैं, जो सेठ जी लोग हैं, जो भट्ट जी ब्राह्मण लोग हैं, ये चांदी काट रहे हैं क्योंकि सत्ता बीजेपी की है। चर्चा आगे भी होती रहेगी, सवाल और जवाब ऐसे ही है, उस पर हम चर्चा करते रहेंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बीजेपी सेठ जी और भट्ट जी की पार्टी में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने जिस तरीके से ये कहा है कि बीजेपी सेठ जी भट्ट जी की पार्टी, साथ ही उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया है कि पहले विधायक और सांसद जो है 50 लाख रुपए में बदल जाते थे, पाला बदल देते थे, लेकिन अब पार्षद भी मुश्किल है। ऐसे इस तरह के बयान को लेकर क्या कहना चाहेंगे प्रशांत जी? देखिए, ये उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत जो बातें कही है, मगर मैं यहाँ पर पिछली बार जो बात हुई थी कि पंतप्रधान जी कुछ कर नहीं पा रहे, हाँ, मैं इस बात से आपके बात से बराबर से मैं आपके साथ हूँ कि पंतप्रधान कुछ कर नहीं पा रहे। इन पूंजीपतियों के आगे उन्होंने अपने घुटने टेक दिए। प्रशांत जी, पंतप्रधान ने घुटने टेक दिए, लेकिन अजीत पवार ने जिस तरीके से अजीत पवार जी ने दावा किया है कि 50 लाख वाली बात जो हमने कही कि पार्षद भी जो है अब खरीदे नहीं जा सकते, लेकिन ऐसे में उन्होंने कांग्रेस के कई नेताओं के नाम भी लिए हैं, जिसमें साफ तौर से उन्होंने नरसिंहा राव जी का भी नाम लिया कि जब उनकी सरकार थी तब भी कई सांसदों को खरीदने की कोशिश की गई थी। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है? अगर ये बात कांग्रेस के ऊपर आती तो कांग्रेस में नरसिंहा राव सरकार के जिन चीज़ों के ऊपर उनके ऊपर केस दर्ज थी, जिन चीज़ों के ऊपर उनके ऊपर आरोप हुए थे, उन सब आरोपों से माननीय न्यायालय ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया था और उसके बाद में भी उन्होंने 2 साल तक सरकार चलाई थी। तो इन सब चीज़ों में मुझे तथ्य नहीं लगता है। हाँ, मगर जब बात हो रही है, जैसे मेरे मित्र ने कहा था कि इन पूंजीपतियों के आगे सब हतबल है, मैं ये ज़रूर देखना चाहता हूँ कि सब हतबल नहीं है, ये सरकार हतबल है। क्योंकि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं ये जनता जान रही है। इन पूंजीपतियों ने चुनाव के दौरान जिस तरह से इस सरकार को लाने में मदद की थी, शायद यही सब चीज़ें इस हतबलता का कारण हो सकती है। आज हम देखें कि BSNL और MTNL जैसी कंपनियां होते हुए भी इनके प्रचार के लिए पंतप्रधान जी को वक्त नहीं मिल रहा है। अकलग केस होने दो, हमारे पिछड़े वर्ग के जो स्टूडेंट्स के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ बोलने के लिए पंतप्रधान जी के पास वक्त नहीं मिल रहा है। और इन सब चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट के लिए वगैरह इनको अगर वक्त मिलता रहेगा तो या इस देश की जनता, इस राज्य की जनता सब जान रही है, सब देख रही है। और जैसे मेरे मित्र ने कहा था कि हमारे कुछ नेताओं को जैसे पार्टी बदल रही है, पार्टी बदल दी जा रही है या वो पार्टी बदल रहे दूसरी जगह जा रहे, ऐसी कोई बात नहीं। जिनको जहां जाना है वो जा सकते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी अपना काम ठीक से कर रही है। हम अगले 5 साल में या आने वाली जो चुनाव है उसमें लोग और इस देश की जनता फिर से एक बार कांग्रेस के पीछे पूरी तरह से पूर्ण बहुमत से खड़ी रहेगी, ये आशावाद मुझे है। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जनता की बात है, जनता का अदालत होता है, जनता जिसको फैसला देती है, जनता जिसको मत देती है वही सत्ता में आता है। लेकिन मस्के साहब, जिस तरीके से अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में इस समय मराठा आरक्षण को लेकर जिस तरह से जातिवाद की जो राजनीति चल रही है, उसमें अजीत पवार के इस तरह का बयान देना कितना इफेक्टिव दिखता है आपको? देखिए, अजीत पवार जी काफ़ी अनुभवी नेता है, वो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अनेक वर्षों से MLA थे और बारामती में के सबसे बड़े नेता पवार साहब के बाद है। वो जो बोल रहे हैं उसमें उनका मैं 100% समर्थन करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी हुई है। सरकार NCP की जब कांग्रेस छोड़ के सरकार बनी, उस वक्त कौन कौन लोग उस सरकार में आए थे? उस जो MLAs आए थे सब विनिंग MLAs आए थे, फिर कांग्रेस का सरकार बनी। आज एडजस्टमेंट तो उस वक्त काफ़ी हुआ है। कुछ साल पहले महाराष्ट्र में और केंद्र में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन निकला था, कुछ चंद MLA का ही फ़र्क था। उस वक्त किस तरह से कांग्रेस NCP ने सेटिंग करके शिवसेना BJP के MLAs का वोट अपने पास करवाया था।
ये फैक्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो होता ही है। आज ये यहाँ पर भी हो रहा है। आप देखिए बीजेपी राष्ट्रवादी के एक एमएलसी है धनंजय मुंडे, वो एमएलसी कैसे बन सकते हैं मुझे बताइए। जब वोटिंग हुई एनसीपी के कितने एमएलए हैं और बीजेपी के कितने एमएलए हैं? क्या कारण था कि जब इनके ज़्यादा एमएलए होने के बाद भी राष्ट्रवादी का एमएलए बनता है? तो ये सेटिंग नहीं है। इनको वोट कौन किया? और ये कहते मस्के साहब, वो रही बात सेटिंग की या पोस्ट की नहीं, यहाँ बात है जिस तरीके से बयानबाजी की जाती है। ऐसे में जब महाराष्ट्र में खुद आरक्षण की एक आंधी सी चल रही है और ऐसे में किसी भी पार्टी को लेकर इस तरह से व्यक्तिगत जातिवाद के अगर हम बयानबाजी करते हैं तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? प्रशांत जी क्या कहना चाहेंगे? जब अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन चल रहा है, ऐसे में आप किसी जातिवाद को लेकर इस तरह से बयान देते हो, क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं ये जो है मराठा समाज को एक करने की ध्यान आकर्षित करने का ये जो बयानबाजी का पैतरा था। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये मराठा समाज आज हम देख सकते हैं तो मुख्य मोर्चा के माध्यम से एक शांततापूर्व मार्ग से इस देश के संविधान में विश्वास रखते हुए वो अपने मोर्चा निकाल रहे हैं और जो उनकी जायज़ मांगे होगी उसके ऊपर न्यायालय विचार कर रहा है। तो उसके लिए इस तरह की कोई बयानबाजी होए और उससे उनको फायदा होगा ऐसा मैं नहीं समझ रहा हूँ कि पहले ही उन्होंने 7-8 जगह पर बहुत विशाल मोर्चा निकाल के अपनी ताकत और उनके अंदर जो रोष है, उनके अंदर जो इच्छा है उनकी, वो उन्होंने अपनी लोगों के सामने रखी हुई है। तो मुझे नहीं लगता है कि अजित पवार जी का इस मोर्चा से संबंधित ये कोई बयान होगा। हाँ, जो दिख रहा है, जो रोष है लोगों के बीच में, एक सम्माननीय वरिष्ठ नेता होने के माध्यम से वो भी अच्छी तरह से जान रहे हैं कि लोग क्या देख रहे हैं, लोग क्या चाह रहे हैं और इस सरकार ने लोगों के आंखों में किस तरह से धूल झोंकी हुई है। वो उन लोगों, हर छोटे से छोटे तबके के लोगों को आज ठगा हुआ हर कोई महसूस कर रहा है। मोदी जी के अनेक आश्वासन, मोदी जी के अनेक वचन आज 2.5 साल में कहीं तो धूमिल हो चुके हैं। हमारे महाराष्ट्र में भी हर तरह से मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिए थे। मोदी जी के लहर में महाराष्ट्र में भी लोगों ने उनके वादों के ऊपर विश्वास रखकर यहाँ पर 100 से ज़्यादा सीटें बीजेपी को दी थी। मगर आज महाराष्ट्र की परिस्थिति हम देख रहे हैं, महाराष्ट्र के जो किसान है उसकी परिस्थिति देख रहे हैं। आज हर जगह पर बीजेपी की सरकार ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने और देश के पंतप्रधान ने इस देश के लोगों को और इस राज्य के लोगों को गुमराह करने का ही काम किया है। और वो आक्रोश, वो रोष अपने शब्दों में शायद गलत शब्द होंगे मगर वो शब्दों में प्रतीत और व्यक्त करने का काम अजित पवार जी ने किया, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। बिल्कुल मस्के साहब, बिल्कुल संक्षेप में जानना चाहेंगे, वक्त का पाबंदी है, क्या कहना चाहेंगे प्रशांत जी के बयान को कि आज जो भी वादे किए गए थे वो पूरा नहीं किए गए हैं, जिसका रोष शायद इस बयान के जरिए अजित पवार जी ने लोगों को बताया है? देखिए, इन्होंने बताया किसानों की आत्महत्या, किसानों पे अत्याचार। क्या कांग्रेस और एनसीपी के राज्य में किसानों ने आत्महत्या नहीं की? उस वक्त गरीबों पे अत्याचार नहीं हुआ? ये तो कोई भी राजनीतिक पार्टी है, भले कांग्रेस या बीजेपी, आम जनता की तरफ उनकी एक विचार ही अलग है। सिर्फ खुद पर्सनली उनका बेनिफिट ज़्यादा हुआ है, जनता का बेनिफिट नहीं हुआ है। परंतु मैं ये कहना चाहूँगा, एनसीपी कांग्रेस लगातार 15 साल में हमें काफ़ी पीछे ढकेला उन्होंने। किसानों की तो इतनी दुर्दशा हुई, जातिवादी छोड़िए, हम जातिवादी में कभी जाना नहीं चाहते। ये आप मराठा का जो बोल रहे हो, ये भी एक राजनीतिक स्टंट कर रही है। खुद मराठा है, उनको पता है कि मराठा आरक्षण असंभव है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है 50% के ऊपर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। फिर ये अपनी ताकत दिखाकर लोगों जमा कर रहे हैं, तो आरक्षण कहाँ से दिया जाएगा? क्या किसी दलित का आरक्षण काटा जाएगा? क्या ओबीसी का आरक्षण काटा जाएगा? ये संभव नहीं है। ये सिर्फ सरकार पे प्रेशर करना, उनको दबाव डालना, उनको काम करने नहीं देना, ये टैक्टिक्स अपनाई जा रही है और ये चीज़ मेरे ख्याल से काफ़ी गलत है। इस चीज़ों को उनको समझना चाहिए और काम जो हो रहा है उस काम में भी उनको सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल, यानी जिस तरीके से बात की जाए, किसी भी प्रकार का कोई जातिगत या व्यक्तिगत जो मत है वो अलग होता है, लेकिन आप किसी सभा को संबोधित करते हो, आप किसी सभा को लोगों के सामने इस तरीके से किसी भी जाति या व्यक्तिगत व्यक्ति को लेकर इस तरह से बयानबाजी करना गलत है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का धन्यवाद। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो सोलापुर की सभा को लेकर अजित पवार द्वारा जो स्टेटमेंट को लेकर अब कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। जो सवाल उठने शुरू हो गए हैं, एक के बाद एक हमेशा बयानों में चर्चा में रहने वाले अजित पवार फिर से एक बार जो है अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। इसके लिए देखने वाली बात यह होगी कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस बयान को लेकर कितना उबाल आता है
और क्या कुछ चर्चा निकल कर आती, क्योंकि जिस तरीके से सभा को संबोधित करते हुए इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया है। आज के सफर में बस इतना ही। देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी।